हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसकी जो परीक्षाएं हैं वो दिसंबर और जनवरी महीने में प्रस्तावित हैं। तो मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इसमें आप 5 सब्जेक्ट आती हैं और 150 नंबर का आपका पेपर पूछा जाता है। 150 में से 30 नंबर का स्पेशली सीडीपी का पार्ट रहता है, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का होता है, मनोविज्ञान का, बाल विकास का। क्लियर है? तो 30 क्वेश्चन कैसे आते हैं? मेरा खुद का पेपर है ये, और मैंने ही दिया था, 2021 में दिया था, और ये था 28/12/2021 की डेट है। 9 से 12 की शिफ्ट में था, और हिंदी संस्कृत इसमें सब्जेक्ट ली थी। तो इसमें जो सीडीपी था, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के, जो फर्स्ट 30 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और अगर आप लोगों को इनके आंसर्स पता है तो देख लीजिएगा। बाकी आप सभी को बता दूं, सीटेट की एक खास बात है कि वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। 90% आपके जो क्वेश्चंस है वो रिपीट करते हैं सीटेट की एग्जामिनेशन में। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का ज़रूर देख कर जाइएगा। और ये पुराना पेपर है, मेरा खुद का पेपर है, आंसर की है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि आपका पेपर क्या होता है, लेवल कैसा रहता है। बाकी आप बेफालतू के चक्करों में न पड़ के, ठीक है। तो सीटेट की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1 मिनट प्लीज। चलिए, तो मैं आपका समय बर्बाद बिल्कुल कतई नहीं करूँगा और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अपने क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला सवाल है, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता? बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा है जो तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? विकल्प हैं आपके। देखिए, तार्किक चिंतन का मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग बोल सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग बोल सकते हो। तो लॉजिकल थिंकिंग में कौन है जो कि अपना योगदान नहीं देता है? तो अगर बच्चे के अंदर बात करें तो जो लॉजिकल थिंकिंग है वो आपकी 7 से 11 की अवस्था में, यानी कि जो आपकी बाल्यावस्था होती है, इसमें आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। यानी कि जो संक्रियात्मक अवस्था होती है, जैसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में आपके लिए तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। क्लियर? और एक चरम सीमा पर आपका 11 से 16 वर्ष की उम्र में ये पहुंच जाता है, जो कि उम्र होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्लियर है? अब विकल्प देख लेते हैं। विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं, तार्किक चिंतन का मतलब, और उन्हें चुनौती देते हैं। तो ये तो बात ठीक लग रही है, क्योंकि जो आपके पूर्वानुमान हैं उनकी पहचान करके उन्हें चुनौती देना, ये आपका क्या कर रहे हैं? आप पहले सोच रहे हैं, अपने पूर्व की अनुमानों को पहचान रहे हैं, उनको सोच रहे हैं, उन पर विचार कर रहे हैं, और फिर उनको आप क्या कर रहे हैं? चुनौती दे रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? तार्किक चिंतन तो कर रहे हैं। तो बात तो ये ठीक है। नेक्स्ट है, विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। देखिए, आप कल्पना करेंगे और कल्पना करने पर आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखेंगे कि आप ऐसे भी इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप विकल्प तलाशने का भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, विकल्प तलाशना ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण वर्ड है, क्योंकि यहाँ आप अपनी थिंकिंग पर जोर दे रहे हैं। तो ये भी बात ठीक है, क्योंकि इसमें भी लॉजिकल थिंकिंग दिख रही है। नेक्स्ट है, विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते। देखिए, कोई भी परिस्थिति है उसके विचार संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑन दिस एनवायरनमेंट बोल सकते हैं एक तरीके से, तो उसके संदर्भ में आप अगर विचार नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप थिंकिंग पर जोर नहीं दे रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ कोई किसी प्रकार की लॉजिकल थिंकिंग होगी नहीं, तो ये वाली बात आपकी बिल्कुल अलग हो गई। नेक्स्ट है, विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क संगतता की जांच करते हैं। देखिए, तथ्यों की सत्यता है कि नहीं, कोई भी तथ्य है, सही है या नहीं है। मेरे घर से दिल्ली 100 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है, क्या ये सही है या गलत है? आप इसको चेक कर सकते हैं गूगल मैप पे। क्लियर है कि नहीं? तो तथ्यों की सत्यता और इसमें तर्क की संगतता की जांच करते हैं। तो इन तीनों के अंदर बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इन तीनों के अंदर थिंकिंग हो रही है, लेकिन थर्ड वाले के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी थिंकिंग नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है,
रमन कक्षा 4 में पढ़ता है और उसे कम दिखता है। एक बच्चा है रमन जो कि 4th क्लास का स्टूडेंट है और उसे कम दिखाई देता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। पाठ्य पुस्तक से पढ़ने में कठिनाई होती है और पढ़ने में भी कठिनाई होती है। उसे अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, एक ऐसा स्टूडेंट जिसे कम दिखता है, दिखता है, कम दिखता है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए आप टच एंड फील इस प्रकार के संसाधनों का यूज कर सकते हो। 1 मिनट प्लीज। जिससे कि बच्चा क्या करे, उनको टच कर सके और फील कर सके। यानी कि जिस बच्चे को नहीं कुछ दिखता है वो टच कर सकता है, फील कर सकता है। एक तो तरीका ये हो गया। इसके लिए एक लिपि का भी प्रयोग किया जाता है जो कि है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो जिन बच्चों को कम दिखता है, ठीक है, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें टच एंड फीलिंग का प्रयोग किया जाता है एक तरीके से। क्लियर? दूसरा तरीका है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल नहीं बोल सकते, वीडियो यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो ऑडियो वीडियो का आप यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो का अगर आप यूज़ करते हैं तो बच्चा वहाँ पर क्या करेगा, एक तरीके से रिकॉर्डिंग को सुनना है तो वहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अपना खुद एक तरीके से खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। क्या करेगा? एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। भाई कोई देख नहीं सकता, इसका मतलब वो सुन तो सकता है, सुन सकता है, तो फिर उसका काम हो जाएगा, यानी कि वो वहाँ पर अधिगम कर पाएगा। तो उसे पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट दे देनी चाहिए। मतलब पाठ्य पुस्तक पढ़ने को और अपना काम करने में स्थायी छूट दे देनी चाहिए। भाई तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मतलब स्टूडेंट को आपने उसके हाल पर छोड़ दिया और प्रश्न पूछ रहा है उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक बच्चे को ऐसे छोड़ देगा? अगर कोई बच्चा लर्निंग नहीं कर पा रहा है, अधिगम नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, तो फिर आप उसको ऐसे ही थोड़े छोड़ सकते हो। फिर ये इंक्लूसिव एजुकेशन का भी पार्ट नहीं रहा, समावेशी शिक्षा की बात कहाँ रही? आप तो अलगाव की बात कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ पर, तो ये तो बात गलत ही हो गई। नेक्स्ट है, उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए। मतलब अपनी समस्या आप किस पे, अभिभावकों पर, गार्जियंस पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं आप कि भाई जो टीचर का काम था, टीचर को क्या करना चाहिए, आप बोल रहे हैं। टीचर बोलेगा कि बेटा देख, मैं तो तुझे सिखा नहीं सकता, तुझे दिखता नहीं है, एक काम कर, मम्मी पापा से सीख के आना। ऐसे थोड़ी हो सकता है। फिर स्कूल का मतलब ही क्या रहा? फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही क्या रहा? फिर एनसीएफ 2005 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ये जो इतनी सारी बातें लिखी गई थी कि इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा होगी, हर बच्चे को साथ लेकर चलना होगा, विशिष्ट बालकों के लिए जो प्रावधान किए गए, तो ये वाली बात सब खत्म हो जाएंगी, इनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये तो बात गलत हो गई। नेक्स्ट है, उसने अपने सहपाठियों की कापी उतारने के लिए दे देनी चाहिए। मतलब उसके जो सहपाठी उनकी कापी, आप क्या कर रहे हो, इमिटेट करने की बात कर रहे हो। बच्चा देख, तुझे दिखता तो है नहीं, तुम एक काम करो, तुम उसकी कॉपी में से नोट कर लो। भाई उतार देने के लिए, अब उतारना है तो देखने की तो फिर भी जरूरत होगी, तो बात तो गलत हो गई। तो ये तीनों के तीनों अगर हम ऑप्शन देखें तो किसी भी मतलब के नहीं है। उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। मतलब जो भी चैप्टर्स हैं, मान लीजिए कोई फर्स्ट चैप्टर में कहानी है और कहानी है आपकी मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। तो बच्चा पढ़ तो नहीं सकता, आप उसकी रिकॉर्डिंग करवा लीजिए। रिकॉर्डिंग करके उस कहानी को उस बच्चे को सुनवा दीजिए। अब सुन तो लेगा, उसकी कहानी समझ में तो आ जाएगी। इसका मतलब उस पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण विवरण उसके मस्तिष्क में पहुंच जाएगा। किसके थ्रू? ऑडियो वीडियो के थ्रू, रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो बच्चा वहां पर अधिगम कर पाएगा या नहीं? अवश्य कर पाएगा। एक बच्चा जिसने पढ़ा है और एक बच्चा जिसने सुना है, वहां पर दोनों के दोनों बच्चे क्या कर पाएंगे? अधिगम कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर 4 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? देखिए, मीरा है और विद्यालय के बाद क्या करती है? विद्यालय जाती है और विद्यालय के बाद वो घर पे आ जाती है, मान लीजिए। घर पर आने के बाद क्या करती है? उसका शौक है गिटार बजाना। अब वो गिटार बजा रही है भाई। अब गिटार बजाने का अभ्यास करती है और उसको ये गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है और उसे संतुष्टि भी मिलती है। क्या दर्शाता है? शारीरिक आवश्यकता कहाँ हुई इसमें?
एक तरीके से उसको संतुष्टि मिल रही है, यानी कि मेंटली तौर पर उसे संतुष्टि मिल रही है भाई, मनोगत्यात्मक आवश्यकता उसकी कंप्लीट हो रही है। आंतरिक प्रेरणा, हाँ जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उसकी जो आंतरिक प्रेरणा है ये क्या करेगी, वो अ, उसको आंतरिक प्रेरणा मिल रही है, ये बात सही है। अभावजन्य आवश्यकता, अभावजन्य मतलब अभावजन्य थोड़ी होगी, बाह्य प्रेरणा, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया। अनीता ने किसका कलम ले लिया? रश्मि का कलम ले लिया। और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। अनीता ने रश्मि का कलम लिया और प्रतिरोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया। एक लड़की थी पूजा, ये इन दोनों के कृत्यों को देख रही थी। भाई तुमने तो इसकी कलम ले ली, उसने बदले में क्या किया? उसका भोजन खा लिया। अब पूजा ने टीचर को कुछ नहीं बताया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बदला ले लिया था। पूजा को लगा इसने इसकी कलम ले ली और इसने इसका भोजन खा लिया, अब दोनों का बदला पूरा हो गया। लॉरेंस कोहेलवर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? ये जो पूजा है इसने आत्मसंतुष्टि कर ली कि भाई इसने इस कलम ली थी, इसने भोजन खा लिया, दोनों का बदला पूरा हो गया। अब कोहलवर्ग साहब बोल रहे हैं कि ये नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? तो विकल्प है आपके सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मीकरण। देखिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मीकरण, बात तो ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रख रहे हैं, लेकिन ये बात ठीक थोड़ी है कि कोई किसी की कलम ले ले तो कोई किसी का भोजन खा ले। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये पूजा दिखाने का प्रयास कर रही है, ना जीना। दंड और आज्ञा पालन का उन्मीकरण, ना जीना। यांत्रिक उद्देश्य उन्मीकरण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको ऑप्शन याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। यांत्रिक उद्देश्य उन्मीकरण ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और ऐसे सवाल जरूर आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं। क्योंकि ऑप्शन एक स्टेटमेंट से दो ऑप्शन निपट जाते हैं। अब देखिए कैसे। स्टेटमेंट दे रखा है, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण की इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है, मतलब पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। देखिए एक बेवेरिस्टिक थे जिनका नाम था वुडवर्थ। क्या था? वुडवर्थ। व्यवहारवादी थे। इनने कहा था कि जो बच्चे का विकास होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है, वो हियरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण के गुणनफल के बराबर होता है विकास। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया से होता है विकास। ये वुडवर्थ साहब ने इस बात को कहा था। क्लियर है? यानी कि अगर आप किसी बच्चे का विकास हो रहा है, तो उसमें जितनी भूमिका आनुवंशिकता निभाएगी उतनी ही भूमिका पर्यावरण निभाएगा। कहते हैं कि 80%, लगभग 80% भूमिका आनुवंशिकता निभाती है और 20% के करीब पर्यावरण से भूमिका निभाई जाती है। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि वुडवर्थ साहब के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, ये गलत जा रहा है कि नहीं? तो आनुवंशिकता जितनी प्रवृत्त होती है उतनी ही प्रवृत्त आपका पर्यावरण भी भूमिका निभाता है। तो गलत स्टेटमेंट हो गया स्टेटमेंट नंबर 1। अब देखिए ए कहाँ सही दे रखा है, वो गलत हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं, गलत। ए और आर दोनों सही हैं, गलत। ए सही है, आर गलत है, गलत। एक ही स्टेटमेंट तो बचा सरकार। यहाँ भी ये सही बताया, यहाँ भी ये सही बताया, यहाँ भी ये सही बताया, तो ये तो गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही बचेगा, जो कि सवाल का जवाब होगा। अब आर को देख लेते हैं। भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का उत्पाद ही है, मतलब जो भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता का उत्पाद है। भाषा का जो विकास होता है वो आनुवंशिकता का उत्पाद तो है, लेकिन पर्यावरण का भी उत्पाद है, एनवायरनमेंट का भी उत्पाद है। अब कैसे, इसको समझिए। एक होता है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये बच्चे के अंदर क्या होता है, स्वतः ही आता है। क्लियर है? तो भाषा का अर्जन कर पाता है यहाँ पर वो। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का मतलब भाषा अर्जन की क्षमता, ये प्रत्येक बच्चे के अंदर होती है। परंतु मान लीजिए कि एक बच्चा ब्रिटेन में पैदा हुआ, यानी कि आपका इंग्लैंड में पैदा हुआ, ठीक है, और वो बच्चा है कहाँ का, अभी तक बिहार के एक राज्य में रहता था, बिहार के एक राज्य के एक छोटे से गांव में रहता है वो, ठीक है।
जैसे ही उसका जन्म हुआ, उसके माता पिता कहाँ के हैं? बिहार के एक छोटे से गांव के हैं, मान लीजिए छपरा जिले में है, ठीक है। और यहाँ पर एक किसी गांव में रहते हैं। यहाँ से वो जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वो ब्रिटेन शिफ्ट हो गए। अब बच्चा हिंदी बोलेगा या इंग्लिश बोलेगा, आप ये बताओ। कुछ समय तक तो वो बच्चा क्या करेगा, उसके माता पिता के हिसाब से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हिंदी का। लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा, कहाँ का? ब्रिटेन का, वो उसको इंग्लिश बोलने पर मजबूर करेगा। यानी कि बच्चा वहाँ पर आनुवंशिकता के हिसाब से हिंदी तो सीख जाएगा थोड़ी बहुत, लेकिन अंग्रेजी भी सीखना शुरू कर देगा। यानी कि अब उस पर उसके पर्यावरण का क्या है? प्रभाव पड़ेगा। किसका प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आनुवंशिकता जितनी भूमिका भाषा के अर्जन में निभाएगी, उतनी ही भूमिका आपका पर्यावरण इन्वायरमेंट भी निभाएगा। ठीक है, बोलते हैं ना, कोस कोस पे बदले पानी, तीन कोस पे बाड़ी, ऐसा बोला भी तो जाता है। तो कोस कोस पर अगर हमारे देश में पानी बदलता है तो तीन कोस पे हमारे यहाँ बाड़ी भी बदल जाती है, यानी कि भाषा भी बदल जाती है। आपने देखा होगा राजस्थान में बोलते हैं मारा टावर, और केरला साइड में कुछ और ही बोलते हैं, तमिल में। क्लियर है? तो ये आपका क्या है? ये आपके वातावरण से, आपके जो आपका इन्वायरमेंट है उसका प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? तो एलईडी आपका आपकी आनुवंशिकता पर, आनुवंशिक जो क्षमता है उसके भाषा के अर्जन में, उस पर भूमिका तो निभाएगा ही, लेकिन पर्यावरण भी उतनी ही भूमिका निभाएगा। तो ए और आर दोनों गलत है। स्टेटमेंट ये भी गलत था, स्टेटमेंट ये भी गलत था। तो स्टेटमेंट नंबर थर्ड आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? रचनावाद का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि कुछ कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास, कुछ क्रिएट करने का प्रयास, यह आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत आएगा। तो रचनावाद की विशेषता नहीं है। शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं। देखिए, रचनावाद के अंतर्गत समझ का स्वयं सृजन होना ये एक स्वाभाविक सी बात है। समझ का स्वयं से सृजित होना एक अच्छी बात है। और रचनावाद के अंतर्गत समझ का स्वयं से सृजित होना ये होना ही चाहिए, तभी रचनावाद होगा, तभी कंस्ट्रक्टिविज्म होगी, तभी चीज़ों को क्रिएट कर पाओगे। कोई भी समस्या है, उस समस्या पर आप स्वयं से अपने निर्णय ले रहे हो, एक तरीके से रचनावाद का कारण होगा। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण अधिगम। प्रामाणिक अधिगम कार्यों को द्वारा घटित होता है। मतलब जो अर्थपूर्ण अधिगम है, मीनिंग वेस्ड जो आपकी लर्निंग है वो आपके कार्यों द्वारा घटित होती है। बात तो ये भी बिल्कुल सही है। सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है, ये बात गलत है। सीखना कभी भी सामाजिक क्रियाओं द्वारा बाधित नहीं होता है। सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा ये क्या होता है, एक तरीके से प्रोत्साहित और होता है, प्रेरणा मिलती है इसको। यानी कि जो आपकी लर्निंग है वो हमेशा किससे होती है? आपके समाज से होती है। क्लियर? तो अंतःक्रिया से बाधित कभी नहीं होगा, क्या होगा? प्रोत्साहित होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, इसी वजह से सही है क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ भी नया सीखना मौजूद समझ पर निर्भर करता है। बात तो ठीक है, कुछ भी नया समझ रहे हो तो मौजूद समझ पर आपका निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली हैं? कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली हैं? उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली हैं। देखिए, अगर आप उदाहरणों का प्रयोग कर रहे हो, गैर उदाहरणों का प्रयोग कर रहे हो, क्या इसमें कोई सार्थक अधिगम हो रहा है? जी बिल्कुल। अगर आपको अच्छा ही अच्छा दिखाया जाए तो फिर आप बुरे को नहीं पहचान पाएंगे, और आपको अगर बुरा ही बुरा दिखाया जाए तो फिर अच्छे को नहीं पहचान पाएंगे। यानी कि आपका अगर अधिगम होना है तो किसी भी कॉन्सेप्ट के बैड और गुड, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। अगर आपको लर्निंग करनी है तो लर्निंग के दोनों पार्ट, उदाहरण और गैर उदाहरण, एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल, आप दोनों का प्रयोग करना सीखेंगे, तभी आपका सार्थक अधिगम हो पाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है,
विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। कब, क्यों, कैसे। अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे किसी भी मान लीजिए कि ये छोटा सा बच्चा होता है, 2 से 7 वर्ष की जो उम्र होती है, बाल्यावस्था जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा आपसे प्रश्न करता है, हर बात में प्रश्न करेगा। ये ऐसा क्यों है, आसमान नीला क्यों है, इसके 4 ही पैर क्यों हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के होते हैं। और अगर कोई बच्चा ऐसे प्रश्न पूछ रहा है या आप उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ये आपके अधिगम को बढ़ावा देगा, क्योंकि जब भी आपसे कोई छोटा बच्चा पूछता है तो आप उसे उत्तर देते हैं। क्लियर है। तो अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, और नए नए प्रश्नों को पूछना एक तरीके से प्रोत्साहित करना ही है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को किसी दूसरी अवधारणा को समझाने के लिए कहना। आपसे किसी बच्चे ने, स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए कि 4th क्लास का स्टूडेंट है और 4th क्लास के स्टूडेंट ने इंद्रधनुष को देख लिया, यानी कि रेनबो को देख लिया। और जैसे ही उसने रेनबो को देखा तो उसने प्रश्न पूछा कि इंद्रधनुष, ये जो इंद्रधनुष है, रेनबो है, इसके अंदर ये रंग ऐसे ही क्यों बिखरे हुए हैं, साथ के साथ तो रंग अलग अलग पार्ट में क्यों अलग अलग दिख रहे हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न स्टूडेंट करता है तो आप इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देंगे कि उसे लेंस से जब निकालते हैं तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप, उस बच्चे ने प्रश्न पूछा कि इंद्रधनुष में ये रंग क्यों बिखरे हुए हैं, आपने कहा देख बेटा इसको छोड़ो, आपका हो गया इंटरवल, आप खाना खाओ, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में फिर आपको हम मैथ पढ़ाएंगे। आप अवधारणा को समझाने के लिए किसी दूसरी जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं उन पर नहीं ले जा सकते बच्चे को। तो विद्यार्थियों को किसी दूसरी अवधारणा समझाने के लिए कहना, आप प्रश्नों से बच नहीं सकते, आप प्रश्नों से बच नहीं सकते। क्लियर है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट इसमें आ रहा था, ये गलत हो गया। क्लियर। चलिए देख लेते हैं। बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरी बच्चों से सतत रूप से तुलना के लिए करने के लिए उकसाना। बात उकसा नहीं सकते आप, ये बात तो थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है भाई, आप उकसा नहीं सकते बच्चों। एनसीएफ ने स्पष्ट रूप से मना किया है कि आप उकसाएंगे नहीं, तो ये तो गलत है। विद्यार्थियों को किसी दूसरे अवधारणा समझाने के लिए कहना, अच्छा ये इस कॉन्सेप्ट में सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्सप्लेनेशन अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो फिर आपको समझना पड़ेगा। इस तरीके से मैं करा रहा हूँ, अगर आपने 5 पेपर भी करा लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका 30 में से 30 का स्कोर होगा। चलिए क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, गिफ्टेड चाइल्ड हैं, और गिफ्टेड किसको बोलते हैं, जिनका आईक्यू लेवल लगभग 140 प्लस होता है। वैसे 120 प्लस पर भी हम गिफ्टेड ही बोलते हैं, वैसे 140 प्लस जिनका होता है स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल, उन बच्चों को क्या कहते हैं, हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो उन्हें बाह्य पारितोषिक देकर प्रेरित करना। कभी भी प्रतिभाशाली बालकों को आप बाह्य पारितोषिक देकर प्रेरित नहीं कर सकते। देखिए 2 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ समय के लिए ही कार्य करता है, और जो इंटरनल मोटिवेशन है ये एक लंबे समय के लिए कार्य करता है। अब कैसे समझ सकते हैं, आपने किसी बच्चे को अवार्ड दे दिया या फिर आपने बोल दिया कि देखो भाई अगर आप इस परीक्षा में अच्छा स्कोर करोगे तो ये आपको अवार्ड मिलेगा, मान लीजिए आपको साइकिल मिलेगी, तो ये हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन। और आपने बोला कि आप अगर अच्छा प्रयास, उस बच्चे ने स्वयं से अच्छा प्रयास किया, आपने कुछ नहीं बोला, उसने स्वयं से ही अच्छा प्रयास किया और उसको अवार्ड मिला, तो इसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन। तो बाह्य अप्रेरणा और अंतः अप्रेरणा, बाह्य अप्रेरणा जो होती है वो कुछ समय के लिए कार्य करती है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन अंतः अप्रेरणा होती है, वो एक लंबे समय के लिए कार्य करती है। क्लियर है। तो उन्हें बाह्य पारितोषिक देकर प्रेरित करना, ना जीना। एक्सटर्नल मोटिवेशन इतना काम गिफ्टेड स्टूडेंट्स पर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना।
यानी कि स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्री जो हायर लेवल की है और जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पॉइंट्स हैं उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल सही साबित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हो। नेक्स्ट है अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना। देखिए आप स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट को कुछ कह रहे, मतलब स्टूडेंट्स में बंटवारा नहीं कर सकते एक तरीके से कि भाई उस ये दो बच्चे जो हैं वो प्रतिभाशाली हैं, ये बिल्कुल ही अच्छे हैं और बाकी सब तो मतलब एक तरीके से गधे टाइप में हैं। तो ऐसे आप नहीं बोल सकते, उनको पृथक नहीं कर सकते और उनकी पहचान बनाने पर जोर नहीं दे सकते। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स के अंदर भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर है, अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जो कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम के अंतर्गत बिल्कुल एनसीएफ के बिल्कुल ही विरोध में जाता है। विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए दबाव डालना। आप बच्चे पर कभी भी दबाव डालने का प्रयास नहीं करेंगे, जोर देने का प्रयास नहीं करेंगे और एक्सटर्नल मोटिवेशन देने से थोड़ा बचने का प्रयास करेंगे। उनको उनके उच्च स्तरीय मौलिक पाठ्य सामग्रियों के लिए पढ़ने के लिए प्रोत्साहित आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो प्रोत्साहित करना ये बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। काफी अच्छे क्वेश्चंस है और पेपर है तो भाई पेपर के हिसाब से ही सॉल्व करना चाहिए हमको। क्वेश्चन है, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों को बारीकी से अवलोकन करती है और उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है कि उन्होंने क्या अधिगम किया, इस बात का वो क्या करती है, संकलन करती है। प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है ताकि प्रत्येक बच्चे के द्वारा किए गए गतिविधियों को उसमें लिखा जा सके। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है, मानक एवं एकरूप। मानक अगर और एक रूप होगा तो वो फिर इस प्रकार के कार्यों को नहीं कर पाएगी अध्यापिका, क्योंकि डायरी भी बनाना स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। संकलनात्मक एवं अध्यापक केंद्रित नहीं होगा। मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त नहीं होगा। सतत एवं समग्र होगा। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहेंगे इसको, हम बोलते हैं CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE इसको कहा जाता है, जो कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन कहलाता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम में विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है। अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, ये थोड़ा जोखिम वाला लग रहा है, इसी वजह से सही है। जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थायी ज्ञान के बीच जुड़ाव बल, बात तो ठीक है। पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व, ये भी बात ठीक है। कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना, बात तो ये भी ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जोखिम वाला है अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है, उसकी यह क्षमता कहलाती है। मतलब राघव है, एक छोटा सा बच्चा है और वह इस तरीके से अभिनय कर रहा है कि मानो वो किसी घोड़े पर सवार है। बच्चे चलते नहीं हैं, दोनों पैरों के बीच में जब झाड़ू वगैरह को लगा लेते हैं, डंडे वगैरह को लगाते हैं,
फिर बोलते हैं ऑगी की रेलगाड़ी, ऑगी की रेलगाड़ी। तो इसकी यह क्षमता क्या कहलाती है? संरक्षण जी नहीं, कंजर्वेशन की बात यहाँ पर है ही नहीं, आत्मकेंद्रितता नहीं है, क्रमबद्धता भी नहीं है, यह सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है, एक तरीके से सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है। इसका मतलब हो गया कि वह यह प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे वह घोड़े पर ही सवारी कर रहा है, यानी कि आपको उस झाड़ू से, ठीक है, और संकेत देने का प्रयास कर रहा है एक तरीके से हॉर्स की। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का उद्देश्य क्या है? आखिरकार इवैल्यूएशन का एम क्या है? कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। आप बच्चों के बीच में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि उनके बीच में अलगाव की भावना पैदा हो जाएगी। अलगाव की भावना पैदा होगी तो फिर वहाँ पर मतभेद भी पैदा हो जाएंगे। बच्चों को भयमुक्त परिवेश में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। आकलन का मतलब भयमुक्त परिवेश में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये तो ठीक नहीं है। बच्चों की काफ़ी हद तक ठीक भी है। बच्चों की को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। ये बात बिल्कुल सही है कि अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, इससे आकलन का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? देखिए, अगर बात करें जीन पियाजे साहब की, किसकी बात करें? जीन पियाजे साहब की बात करें तो इन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं की बात की है। कौन कौन सी? पहली जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं 0 से 2 वर्ष की अवस्था। दूसरी है 2 से 6 वर्ष की अवस्था या 7 वर्ष की अवस्था बोल सकते हैं। तीसरी है 7 से 11 वर्ष की अवस्था और चौथी है 11 से 16 वर्ष की अवस्था। 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है इसे हम शिशुअवस्था के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शिशुअवस्था से। जब बच्चा पेट में होता है तो उसे हम गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम, या 2 से 6 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे हम मध्य बाल्यावस्था यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। 11 से 16 वर्ष की अवस्था जो होती है इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। अगर बात करें साथियों, अगर 16 से ऊपर भी बात करें तो कोलबर्ग 16 से ऊपर की बात करें, 16 प्लस की बात करें तो इसको हम प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो इस विकल्प का आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी, व्यवहारवादी। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। रटने पर आधारित और अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित और ड्रिल अभ्यास। रटने पर आधारित से अवधारणात्मक सोच यानी कि बच्चा इमिटेट कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है, रोट मेमोराइजेशन कर रहा है, इससे उसे कॉन्सेप्ट की ओर ले जाना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP इस उपागम से उस उपागम की ओर इसे बदलाव की अनुशंसा करती है। यानी कि कोई भी बच्चा अगर रटने का प्रयास कर रहा है तो उसे अवधारणात्मक समझ की ओर ले जाना इसकी ओर प्रोत्साहित करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? देखिए, अगर हम बात करें तो कुप्पू स्वामी के अनुसार, किसके अनुसार? कुप्पू स्वामी के अनुसार 2 प्रकार की बातें कही गई हैं। एक है सेफेलोकॉडल और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। एक को बोलते हैं शीर्षगामी और एक को बोलते हैं अधोगामी। क्या बोलते हैं? अधोगामी। सेफेलोकॉडल जो होता है यह होता है सिर से पैर की ओर। किससे? सिर से पैर की ओर, हेड टू टॉ।
और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है वो होता है केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर। क्लियर है। अगर मान लीजिए कि ये मानव का शरीर है, ये मानव का शरीर है, तो अगर हम हेड टू टॉ की बात करें तो इसे बोलेंगे सेफेलोकॉडल। अगर हम सेंटर से बाहर की ओर बात करें तो इसे बोलेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि अधोगामी। विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामा का विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है? यानी कि इसने हेड टू टॉ की बात तो की नहीं है, मध्य से बाहर की ओर। तो मध्य से बाहर की ओर कौन सा हो रहा है, जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि अधोगामी। तो परिधीय होगा नहीं, शीर्षगामी होगा नहीं, प्रमस्तिष्कीय होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, अधोगामी विकल्प सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप लगा कर नहीं जाते तो आप धोखा खा जाएंगे, यानी कि पेपर में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।